पार्टी शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त सुपर 5 का है, तो आइए दिखाते हैं आपको 5 बजे की 5 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को पूरा करने के बाद तमाम जगहों पर कई तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आज एक मीडिया संवाद किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश पहले किस तरीके से पहचान के लिए मोहताज था। लोग उत्तर प्रदेश आने से डरते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों ने आज उत्तर प्रदेश को सशक्त बनाया, जिसका ये कहा जा सकता है कि नतीजा है कि तमाम इन्वेस्टर्स आज उत्तर प्रदेश आते हैं। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, सभी के लिए तमाम तरीके की योजनाएं लेकर आए, तमाम तरीके के स्टार्टअप लेकर आए, चाहे उसमें पीएम विश्वकर्मा योजना हो या फिर महिलाओं को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर देना हो, हर घर जल पहुंचाना हो, ऐसी तमाम योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में शामिल थी। उन्होंने ये भी कहा कि ये विपक्ष जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करता है, ये तो भगवान राम और कृष्ण को मानता ही नहीं था, उनके अस्तित्व को नकारने का प्रयास करता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 साल से ज़्यादा प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बन पाया था, उसको लेकर उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया और आज सभी के सामने अयोध्या में एक भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक का विकसित भारत करने का जो सपना है, उसको ज़रूर पूरा किया जाएगा। लेखपाल सहित नीट की परीक्षाएं और जो तमाम परीक्षाओं में जिस तरह से धांधली सामने आई है और पेपर आउट होने की तमाम शिकायतें सामने आई हैं, उसके बाद आज राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश से तमाम कोचिंग संचालक और छात्र और छात्राएं धरने में शामिल हुए। हजारों की संख्या में पहुंचे तमाम छात्र छात्राओं ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। प्रयागराज के एग्जामपुर कोचिंग संचालक विवेक कुमार भी अपने तमाम समर्थकों के साथ धरने में शामिल हुए। इसके साथ ही काकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दिपके भी तमाम समर्थकों के बीच पहुंचे और जमकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने की मांग उठाई गई। साफ कहा गया कि जिस तरह से पेपर में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और तमाम परीक्षाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं, प्रदेश में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उसके पेपर आउट हो रहे हैं, उसके लिए खुद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। लिहाजा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की गई। काकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दुबे जब इको गार्डन पहुंचे तो यहां पर इको गार्डन को छावनी में तब्दील कर दिया गया। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई और तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। लेकिन जिस तरह से सरकार और केंद्रीय मंत्री के खिलाफ हल्ला बोला गया है, उसके बाद ये साफ हो गया है कि युवाओं में काफ़ी नाराजगी है। बहरहाल अभिजीत दिपके ने यह ऐलान किया है कि आने वाली 19 तारीख को केंद्रीय मंत्री की तरफ मार्च किया जाएगा। चंदौली में शिक्षा ग्रहण करने गए कोचिंग संस्थानों में 2 छात्रों में आपसी विवाद इस कदर सामने आया कि एक छात्र ने दूसरे छात्र के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमला में जो है आगे बैठा छात्र लवकुश यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को आनन फानन में परिजन जब जिला अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वही सूचना मिलते ही मौके पे पुलिस टीम पहुंच गई और आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि ये पूरी घटना जो है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो आदर्श कोचिंग संस्थान है उसमें घटी और उस दौरान जो है शिक्षक बच्चों को मैथ की शिक्षा दे रहे थे। फिलहाल पूरे प्रकरण में हिरासत में लेने के बाद जो है पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। वहीं 100 को पोस्टमार्टम के लिए
भेज दिया है। लेकिन आपको बता दें कि इस घटना ने जो है एक परिवार से उसके लाल को छीन लिया है। पूरा परिवार जो है पोस्टमार्टम हाउस पे रोते बिलखते नजर आया और पुलिस से जो है सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा था। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में जो है पुलिस क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाती है, आगे किस प्रकार जो है इस प्रकार की घटनाएं जो है सामने ना आए, इस पे कैसे बंदिशें लगाती है। उत्तर प्रदेश में एफएसडीए की कार्रवाई लगातार जारी है। मिलावटखोरों के खिलाफ एफएसडीए बराबर अभियान चला रहा है और बराबर छापेमारी कर रहा है, जिसके तहत नोएडा, कानपुर देहात, अलीगढ़ और हापुड़ में बड़ी छापेमारी की गई है। मसाला फैक्ट्रियों पर लगातार ऐसी छापेमारी की जा रही है जो रोजमर्रा के खाद्य उत्पाद जो हैं, जैसे हल्दी, मिर्चे, तमाम तरीके के जो उत्पाद हैं वो आम जनमानस के घरेलू प्रयोग में आते हैं, उनमें जो मिलावटखोर मिलावट कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एफएसडीए विभाग पूरे तरीके से अलर्ट है। तमाम ऐसे उत्पादों को उसने अपने कब्जे में लिया है और बाकायदा उसको नमूने के तौर पर जांच के लिए भेजा है। अगर जांच में किसी भी तरीके की मिलावट पाई जाती है तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों पर एफएसडीए विभाग जो है वो कार्रवाई करता हुआ दिखाई देगा। इससे पहले भी लगातार एफएसडीए विभाग तमाम खाद्य सामानों पर कार्रवाई करता रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ तक के कुछ कंपनियों के लाइसेंस तक निरस्त किए गए हैं। लेकिन जो मिलावटखोर हैं वो आम जनमानस से कहीं ना कहीं खिलवाड़ करते हैं, सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एफएसडीए विभाग जो है बराबर अलर्ट है, बराबर छापेमारी कर रहा है। मसाला फैक्ट्रियों पर भी उसने बड़ी छापेमारी की है, जिसमें कई ऐसे नमूने जो हैं वो जांच के लिए भेजे गए हैं जो रोजमर्रा के किचन में आम जनमानस इस्तेमाल करता है, जिससे सेहत के ऊपर कहीं ना कहीं बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। ऐसे में अब देखा जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बराबर जो एफएसडीए विभाग है वो सक्रिय है, इससे पहले भी तमाम जो एफएसडीए विभाग ने कई शहरों में छापेमारी की थी। लखनऊ में भी बड़ी छापेमारी हुई थी, जिसमें कहीं ना कहीं ऐसे नमूने सील किए गए थे जो कहीं ना कहीं मिलावट उसमें देखी जा रही थी। फिलहाल अब एफएसडीए विभाग ने नोएडा, हापुड़, अलीगढ़ और कानपुर देहात में बड़ी छापेमारी की है और अधिकारियों का साफ तौर पर एफएसडीए का कहना है जो मिलावटखोर हैं वो किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे और मिलावटखोरों के खिलाफ कहीं ना कहीं सरकार जो है वो बड़ी कार्रवाई करेगी। फिलहाल जो छापेमारी हुई है उसमें तमाम नमूने लिए और नमूनों के जो रिजल्ट आएंगे वो जरूर कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी। गाजियाबाद का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से चरमरा चुका है, कहीं हत्या तो कहीं चोरी। राजनगर स्टेशन में इसी तरीके का मामला सामने आया, जहां एक तनिष्क का शोरूम है, वहां करोड़ों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। शुरुआती जांच में इसी कंपनी में, इसी शोरूम में काम करने वाला एक शख्स नितिन वर्मा, उसका नाम सामने आया है, हालांकि वो फरार। सीसीटीवी के आधार पर देखा गया है कि बाकायदा नितिन वर्मा चाबी से शोरूम का जो मेन गेट है वो खोल रहा है, अंदर जाता है और जो सामान अंदर रखा होता है, जो ज्वेलरीज होती है, चाहे वो सोने की हो, चांदी की हो, हीरे की हो, करोड़ों रुपए की ज्वेलरी लेके फरार हो जाता है। यहाँ पर पुलिस ने तकरीबन 2 गार्डों को, जो जिनकी ड्यूटी उस वक्त थी, उनको वहाँ पर हिरासत में लिया है। यहाँ पर शराब की बोतलें और जो खाने का सामान होता है वो भी मिला है। यानी ये कहा जाए कि पूरी तरीके से इत्मीनान से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और चोर वहां से फरार हो गए। सीसीटीवी में नितिन वर्मा के साथ 3 लोग और भी दिखे हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि ये बाकायदा प्लान उसने लोगों के साथ मिलकर, अन्य दूसरे चोरों के साथ मिलकर प्लान बनाया और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे डाला। पुलिस लगातार जांच कर रही है, तकरीबन 5 टीमें गठित करी गई हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी कोई नहीं हुई है। 2 गार्ड जिनकी ड्यूटी थी उनको जरूर हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ चल रही है। नितिन के बारे में अभी बहुत ज्यादा जो है पुलिस को भी जानकारी नहीं है। पुलिस का कहना है कि हमने 5 टीमें बनाई है और जल्द से जल्द नितिन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब सवाल खड़ा हो जाता है कि जो ज्वेलरी शॉप्स हैं या फिर ऐसे शोरूम जहाँ पे महंगे आइटम्स होते हैं, वहाँ पर जब कोई एम्प्लॉय रखा जाता है तो क्या उनकी वेरिफिकेशन होती है? क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि जिन कर्मचारियों की वेरिफिकेशन नहीं होती उन्हीं का हाथ चोरी की घटनाओं में सामने आता है। जैसे हम मेड की बात करें, सोसाइटीज में मेड आती हैं, उनकी भी वेरिफिकेशन होना जरूरी होता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ज्यादातर चोरी की वारदातों का अंजाम दिया जाता है। ये तो एक ज्वेलरी शोरूम थी, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो नितिन वर्मा है, जिसके ऊपर शक जताया जा रहा है, तो उसकी
जांच हुई थी या नहीं हुई थी, वो कहाँ का रहने वाला है और उसका क्या बैकग्राउंड, क्या प्रोफाइल है। फिलहाल देखना होगा, 5 टीमें जरूर बनाई गई हैं और कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है गाजियाबाद में, उस पर भी चिंतन करना होगा गाजियाबाद पुलिस को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको दिखा दे।